हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। मतलब जाति वृत्तिक तंत्र का वर्गीकरण किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अर्थात विकास बंधुता पर। दूसरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अर्थात संरचनात्मक गुणों पर। तीसरा है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अर्थात रासायनिक संघटकों पर। और चौथा है फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी कि पुष्प गुण पर। तो सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा सही। आपके पास कुछ समय है। तो इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फर्स्ट ऑप्शन होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अर्थात विकास की बंधुता पर जातिवृत्तिक वर्गीकरण का तंत्र आधारित होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 to 7 कार्बन्स इज ए। मतलब 3 से 7 कार्बन रखने वाला सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अणु जो होता है वो कौन सा है। डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड ये दोनों शुगर्स हैं, और पॉलीसैकेराइड ये भी एक शुगर है, और डाइपेप्टाइड ये एक बॉन्ड होता है जो प्रोटीन में पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो शुगर होता है, सबसे सिंपल शुगर अगर ग्लूकोज ले लें तो वो एक मोनोसैकेराइड होता है। उसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हम सी डबल ओ सी एच सी ओ एच एच 4 सी एच एच ओ एच ये सिंपलेस्ट ग्लूकोज C6H12O6 का स्ट्रक्चर है। C6H12O6 का स्ट्रक्चर है। तो इसमें सबसे टर्मिनल कार्बन नंबर 1 है और उस पर एक कीटो ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप और COO कीटो ग्रुप जिसको कीटोन कहते हैं। अब इससे 4 कार्बन्स जो जुड़े हुए हैं बीच के इंटरलिंक्ड कार्बन हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं जिनको हाइड्रोक्सी भी कहते हैं, और पोली का मतलब मेनी, बहुत। तो पोली हाइड्रोक्सी हो गया और एक कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है टर्मिनल कार्बन पर जिसको हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अर्थात ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जिनमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक ही होती है। देखिए इसमें 6 कार्बन है, तो वह ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा, मोनोसैकेराइड। इसलिए आंसर होगा कि ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मॉलिक्यूल जिनमें 3 से 7 कार्बन होते हैं उनको मोनोसैकेराइड कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो था वो होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रूट हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द, अर्थात मूल रोम
कहाँ पाए जाते हैं? पहला है रीजन ऑफ रूट कैप अर्थात मूल गोप का क्षेत्र, रीजन ऑफ इलोंगेशन का क्षेत्र, और रीजन ऑफ मैचुरेशन का क्षेत्र, और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का क्षेत्र। तो इसको सोचिए और बताइए। इसका उत्तर होगा रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन। आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए हो गया, ये रूट में ये हो गया रूट कैप हो गया। इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर ये एरिया, ये कहलाता है रूट जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इसके ऊपर का पोर्शन ये रीजन कहलाता है जोन ऑफ इलोंगेशन, और उसके ऊपर का पोर्शन कहलाता है जोन ऑफ मैचुरेशन। इसी जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट हेयर्स होते हैं। तो जोन ऑफ मैचुरेशन में रूट ऑफ हेयर्स होंगे, इसलिए आंसर होगा रूट हेयर्स आर प्रेजेंट, यानी रूट हेयर्स उपस्थित होते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट अराइजिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट्स अदर देन द रेडिकल आर कॉल्ड, अर्थात वो ऐसी रूट्स जो रेडिकल को छोड़कर कहीं भी प्लांट के किसी भी और पार्ट से जब ऐसी रूट्स बनती हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो आपको बता दूं कि रेडिकल से जो बनती है रूट उसको टैप रूट कहते हैं, अर्थात मूसला जड़ कहते हैं। तो इसमें टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स और नोडुलर रूट, इतने ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी रूट्स जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और किसी प्लांट पार्ट से बनती है उसको हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, अर्थात अपस्थानिक जड़ें हिंदी में। तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। तो आंसर विल बी एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A major characteristic of monocot root is the presence of, अर्थात मोनोकॉट रूट में कौन सा एक प्रमुख गुण पाया जाता है? तो इसको सोचिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला है ओपन वैस्कुलर बंडल, अर्थात ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें कि जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होता है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, अर्थात जिसमें वैस्कुलर बंडल संवहन ऊतक छितरे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है वैस्कुलर विदाउट कैम्बियम, यानी कि क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम नहीं होती। और चौथा ऑप्शन है कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, अर्थात रेडियस के चारों ओर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सोचिए। तो देखिए इसका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा, इस सही आंसर होगा स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल। स्कैटर्ड
वैस्कुलर बंडल मतलब बिखरे हुए संवहन ऊतक, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स। पैसेज सेल्स जो होती हैं वो थिन वॉल अर्थात पतली कोशिका भित्ति होती है इन कोशिकाओं की। ये इनमें देखिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। वो रूट्स के एंडोडर्मिस में पाई जाती हैं, पहला ऑप्शन, जो कि वाटर के ट्रांसपोर्ट को, वाटर के संवहन को कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में ले जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम एलिमेंट्स दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट्स फॉर सब्सटेंस फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट पार्ट्स। तो ये क्या फ्लोएम एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, संवहन का काम करते हैं, और या फिर ये सीड्स के टेस्टा में होते हैं और सीड के जर्मिनेशन के समय ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस को ग्रो करते हैं, या फिर स्टाइल के सेंट्रल रीजन में होते हैं जिसके थ्रू पोलन ट्यूब बढ़ती है ओवरी की ओर। अब इसमें हमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। देखिए ये सबको पता है कि जो पैसेज सेल्स होती हैं वो एंडोडर्मिस में होती हैं और वो वाटर के संवहन को कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल में पहुंचाती हैं। तो ये बेसिकली कहाँ होंगी, एंडोडर्मिस में होती हैं, रूट्स की एंडोडर्मिस में होती हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेम इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, अर्थात तने की परिधि को कौन सा बढ़ाता है, तने की परिधि को बढ़ाने में कौन सहायक है, जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स। सोचिए। इसका आंसर होगा कैम्बियम। इसका आंसर होगा कैम्बियम, क्योंकि कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है और इसलिए ओपन वैस्कुलर बंडल होता है स्टेम में, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करता है। उससे जाइलम और फ्लोएम काटे जाते हैं, भीतर जाइलम और इसकी सेल भीतर जाइलम और आउटर फ्लोएम काटती हैं और उससे ही तने मोटाई में बढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस में बढ़ते हैं। सो द आंसर विल बी कैम्बियम। Cork cambium results in the formation of cork, which becomes impermeable to water due to accumulation of। कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क का निर्माण होता है जो कि वाटर को इम्परमिएबल बनाता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ
वाटर नहीं जा पाता है किसके इकट्ठा होने के कारण? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला रेजिन, दूसरा सुबेरिन, तीसरा लिग्निन, चौथा टैनिन। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर होगा दूसरा सुबेरिन। दूसरा सुबेरिन। सुबेरिन आंसर सेकंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, अर्थात एस्कैरिस का विशेष गुण कौन सा है? एस्कैरिस एस्केलमिंथीज में पाया जाता है। एस्केलमिंथीज का एक मेंबर है। द एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम, अर्थात ट्रूसिलोम की अनुपस्थिति रहती है, बट द प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, लेकिन मेटामेरिज्म की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है। पहला ऑप्शन। दूसरा, न तो ट्रूसिलोम पाया जाता है और न ही इसमें मेटामेरिज्म होता है। तीसरा, ट्रूसिलोम होती है लेकिन मेटामेरिज्म नहीं होता। और चौथा ऑप्शन, ट्रूसिलोम भी होती है और मेटामेरिज्म भी होता है। अब ये आप देखिए कौन सा इसमें आपको ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, दूसरा आंसर। मतलब न तो ट्रूसिलोम होती है और न ही मेटामेरिज्म होता है। ट्रूसिलोम नहीं होती बल्कि इसमें स्यूडोसिलोम होती है, जो कि स्यूडोसिलोमोसाइट्स के द्वारा बनती है और इसमें ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, सेप्टा नहीं पाए जाते, इसलिए मेटामेरिज्म भी केवल ऊपरी होता है। पूरी तरह से मेटामेरिज्म ट्रू नहीं होता है, केवल ऊपरी रिंग्स दिखती हैं, अंदर सेप्टम नहीं होता, सेप्टा नहीं होता। लेकिन ट्रू मेटामेरिज्म केचुआ में होता है, पोस्टुमा फेरेटिमा में होता है और ट्रूसिलोम भी एनेलिड्स में होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्ड मियोसिस। तो मियोसिस के रेफरेंस में कौन सा कथन निम्न में से गलत है? पहला ऑप्शन है इट रेफर्स टू द रिड्यूसिंग डिवीजन एंड एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्टिव सेल। इट रेफर्स टू द रिडक्शन डिवीजन, अर्थात ये रिडक्शन डिवीजन दिखाता है और रिप्रोडक्टिव सेल से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा ऑप्शन ये एक डिवीजन है, विखंडन है, जिसमें कि क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में पेरेंट न्यूक्लियाई की अपेक्षा। तीसरा ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवीजन, अर्थात 2 डिवीजन होते हैं, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिसको मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है मियोसिस के अंत में। तो मियोसिस के अंत में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। ये 4 ऑप्शन है, अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है ये आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा आंसर 4
आंसर 4 होगा, जो कि 2 हैप्लॉइड सेल बनती है मियोसिस के एंड में, लेकिन मियोसिस 1 के एंड में बनती है। मियोसिस 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हैप्लॉइड सेल्स का मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर सेल्स में आधा हो जाता है पेरेंट सेल की अपेक्षा, तो इसलिए ऑप्शन सही होगा 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अर्थात मियोसिस का सही क्रम बताइए। पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, क्रम से आपको बताना है। और ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो आप अपना देख लीजिए और फिर ऑप्शन बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सिनेप्सिस होती है, जिसमें कि अर्थात सबसे पहला ऑप्शन होगा सेकंड, जिसमें कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं, इसे सिनेप्सिस बोलते हैं। और उसके बाद ऑप्शन होगा चौथा, अर्थात क्रॉसिंग ओवर। तो पहला क्रम होगा सिनेप्सिस, दूसरा क्रम होगा क्रॉसिंग ओवर, और उसके बाद टर्मिनलाइजेशन, अर्थात कि आजमाटा दूर हटते हैं, टर्मिनल्स पे जाते हैं, टर्मिनलाइजेशन। और लास्ट स्टेप होता है डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स, अर्थात जीनोम्स का डिसजंक्शन, यानी जीनोम्स अलग अलग हो जाते हैं, क्या क्रोमोसोम्स के पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ जीनोम्स। तो इसलिए आंसर होगा सही सेकंड। आपने अपना लगा लिया होगा, ये आंसर होगा सेकंड। क्रम स्टेप होगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। पहले सिनेप्सिस, फिर क्रॉसिंग ओवर, फिर टर्मिनलाइजेशन, और लास्ट में डिसजंक्शन ऑफ जीनोम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, अर्थात आर्थ्रोपोडा फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देख लीजिए, सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें कटल फिश, पफर फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, लेकिन फिश एक नहीं है जिसको कहते हैं सिल्वर फिश, उसे हम कहते हैं लेपिस्मा। तो लेपिस्मा एक आर्थ्रोपोड है, एक इंसेक्ट है, जो कि फ्लाईलेस इंसेक्ट है। इसको कहते हैं लेपिस्मा, लेपिस्मा, दिस इज कॉल्ड सिल्वर फिश। ये बुक्स, पुरानी बुक्स में होता है और बहुत गोल्डन कलर में चमकता है। ये उड़ नहीं सकता है, फ्लाईलेस होता है, दिस इज कॉल्ड लेपिस्मा। तो ये एक आर्थ्रोपोड है, इसलिए ऑप्शन होगा सेकंड, सिल्वर फिश। नाउ विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अर्थात इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये हमें देखना है। किसका करेक्ट मैच नहीं है, सही मैच नहीं है। एनेलिडा, इंट्रोसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थीस, एसिलोमेट, आर्थ्रोपोडा, शाइजोसिलोमेट और निमेथेलमिन्थीस, स्यूडोसिलोमेट।
तो इसमें सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा एनेलिडा इंटरोसिलोमेट होता है। इंटरोसिलोमेट होता है, ये पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म टिश्यू वाज क्वाइंड बाय मेयर, बिचट, मालपीगी, विलियम बोमैन। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जो सही है उस पर तुरंत बता देना है। तो टिश्यू नाम किसने दिया? तो टिश्यू क्वाइंड बाय बिचट। द आंसर विल बी बिचट, सेकेंड आंसर बिचट। नाउ which one of the following tissue originated from endoderm? अर्थात कौन सा एंडोडर्म से उत्पन्न हुआ है? तो इसमें मस्कुलर टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है और न्यूरल टिश्यू है। अब इसमें आप बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। सही आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। देखिए 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिनसे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कौन सी जर्म लेयर से कौन सा ऑर्गन बन रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। अर्थात एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी जो होते हैं, वो लैंड को डोमिनेट करते हैं, मतलब ज़्यादातर लैंड पर वो उत्पन्न होते हैं। उसका कारण क्या है? तो पहला आंसर है पावर ऑफ अडॉप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। अर्थात बहुत अधिक उनकी हैबिटेट है, बहुत वाइड हैबिटेट है, अनुकूलन की क्षमता बहुत अधिक है, यानी बहुत अधिक वो हैबिटेट में उग सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। अर्थात ये बहुत अधिक मात्रा में बीज को उत्पन्न करते हैं। और तीसरा है नेचर ऑफ सम पॉलिनेशन, कुछ प्रकार के परागण की प्रकृति के कारण। और चौथा ऑप्शन है डोमेस्टिकेशन बाय मैन, अर्थात मैन के उगाने के कारण ही ये डोमिनेट करते हैं। तो इसमें आंसर होगा पावर ऑफ अडॉप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। अर्थात बहुत ही वाइड हैबिटेट इनका होता है और अनुकूलन क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, विभिन्न हैबिटेट में डेवलप होने के कारण ही ये डोमिनेट करते हैं अधिकतर लैंड पर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following types of sexual reproduction is present in algae? एल्गी में किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन किस तरह का पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आइसोगैमी, दूसरा एनाइसोगैमी, तीसरा ऊगैमी और चौथा इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सोच लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड माइकोलॉजी
और इसमें एल्गी में तीनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो आइसोगैमी हो, चाहे वो एनाइसोगैमी हो, चाहे वो ऊगैमी हो। बहुत वाइड रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, अर्थात एनाइसोगैमी भी, आइसोगैमी भी और ऊगैमी भी सभी पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइटा द एडल्ट प्लांट बॉडीज, ब्रायोफाइटा में एडल्ट प्लांट बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट, इपीफाइट, स्पोरोफिल, गैमेटोफाइट, कौन सा होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप सभी जानते हैं, इंटरमीडिएट से पढ़ते हैं हम लोग। एडल्ट प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो आंसर होगा चौथा, गैमेटोफाइट। और ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं, प्लांट किंगडम के एम्फीबियस प्लांट भी ये हैं, अर्थात ये जल, लैंड और वाटर दोनों की ही आवश्यकता इनको होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता इनको होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है। तो कटल फिश मोलस्का क्या क्लास है? ह्यूमंस प्राइमेटा क्या फैमिली है? और हाउस फ्लाई मस्का क्या ऑर्डर है? और टाइगर टाइग्रिस क्या ये एक स्पीशीज है? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो देखिए इसका आंसर होगा टाइगर टाइग्रिस स्पीशीज, टाइगर टाइग्रिस स्पीशीज। तो पहला आंसर होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि टाइगर का नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। तो पैंथेरा जीनस हो गई और टाइग्रिस स्पीशीज हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि टाइगर को की स्पीशीज टाइग्रिस है और आगे स्पीशीज लिखा है, तो आंसर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अर्थात नीचे सबको पढ़िए और जो सही नहीं है उसे बताइए। साइंटिफिक नेम्स के विषय में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है साइंटिफिक नेम्स में मल्टीपल नेमिंग होती है एक ही ऑर्गेनिज्म की। दूसरा ऑप्शन है साइंटिफिक नेम्स ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव एंड टेल अस सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अर्थात साइंटिफिक नेम्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म के बताते हैं। और चौथा ऑप्शन है साइंटिफिक नेम्स इंडिकेट रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़, अर्थात स्पीशीज़ के बीच की रिलेशनशिप, बंधुता को साइंटिफिक नेम्स बताते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए
इसको सब लोग जानते हैं। साइंटिफिक नेम्स फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म को विभिन्न देशों में कई नामों से जाना जा सकता है, लेकिन साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरे विश्व में केवल एक ही होता है, इसीलिए इसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। केवल एक होगा, लोकल नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक नेम सेम होगा। इसका मतलब हुआ पहला आंसर, ऑप्शन पहला सही है। पहला ऑप्शन सही है। एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन एनिमल इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है। राउंड वर्म्स स्केलमिंथीज आर स्यूडोसिलोमेट्स, पहला ऑप्शन। दूसरा है मोलस्क्स आर एसिलोमेट्स। तीसरा है इंसेक्ट्स स्यूडोसिलोमेट्स हैं। और चौथा है फ्लैट वर्म्स अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलोमेट्स हैं। तो कौन सा इसमें से सही है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा राउंड वर्म्स अर्थात एस्केलमिंथीज आर स्यूडोसिलोमेट्स, अर्थात जो एस्कैरिस होता है उसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हम लोगों ने किया है इस प्रैक्टिस टेस्ट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फाइलम एनेलिडा, अर्थात एनेलिडा की कौन सी स्टेटमेंट एनेलिडा के लिए गलत है। एनेलिडा के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल सिलोमेट एनिमल्स, पहला ऑप्शन। दूसरा, दे हैव बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस एनिमल रिप्रेजेंटेटिव्स। और तीसरा है एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। चौथा है द प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म। तो देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल पकड़ में आ जा रहा है इस ऑप्शन से कि फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एनेलिड्स में नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। ये एनेलिडा की विशेषता नहीं है, बाकी सारी एनेलिडा की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट, विच इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर, अर्थात कौन सी इसमें से अपचायक शुगर है। तो अपचायक शुगर इसमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, बीटा मिथाइल गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, क्योंकि उनमें टर्मिनल कार्बन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है और जो ऑक्सीडेशन के बाद एसिड बनाता है, अर्थात ये रिड्यूसिंग शुगर हुआ। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज ये तीन मोनोसैकेराइड्स प्रमुख शुगर होते हैं, इसलिए ऑप्शन पहला सही है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये तीन प्रमुख मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो ये एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमें मिलाना है। तो A, B, C। अब हमें मिलान करना है आर्की बैक्टीरिया। आप देख लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊँ, पहला आर्की बैक्टीरिया जो है वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है, इसलिए A को 3 से मिलाइए। और मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मार्शी एरिया अर्थात दलदली एरिया में सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। और इस प्रकार C का 1 हुआ, A का 3 हुआ और C का 1, A का 3 और B का 2 हुआ। तो पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, अर्थात डाइनोफ्लैजिलेट्स का प्रमुख लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन, दे आर यूनिसेलुलर एंड मोटाइल, वो एक कोशिकीय और चलनशील होते हैं। दूसरा, दे आर गोल्डन ब्राउन कलर, अर्थात उनका कलर गोल्डन ब्राउन होता है। तीसरा, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, वो बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। और चौथा होता है ये ऊपर के सारे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, डाइनोफ्लैजिलेट की जो विशेषता होती है वो ये तीनों ही है, अर्थात ऑप्शन 4 सही है कि वो यूनिसेलुलर, मोटाइल, गोल्डन ब्राउन कलर और बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब इसमें हमें देखिए मियोसिस प्रोफेज के निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए जाइगोटीन में सिनैप्सिस होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो देखिए सिनैप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम किस में होगी, जाइगोटीन में। तो सी का क्या होगा, 2, सी का 2। उसके बाद देखिए जाइगोटीन के बाद पैकिटीन होता है। पैकिटीन में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, पैकिटीन में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमेटिड्स हो जाता है, क्रोमेटिड्स के सेगमेंट चेंज होते हैं। तो बी का हो गया 1, बी का 1। और उसके बाद पैकिटीन हो गया डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में कियास्माटा का अपीयरेंस होता है, अर्थात डी का 5 हो गया। और लास्ट स्टेप डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है कियास्माटा का, अर्थात ए का हो गया 3। तो आंसर होगा सी का 2, बी का 1, डी का 5 और ए का 3। तो चलिए ये प्रैक्टिस टेस्ट इस प्रकार से पूरा हुआ। और मुझे एक्सपेक्टेशन है, आशा है आप सबको पसंद आया होगा। और आप लोग मुझे सुझाव ज़रूर दीजिए, सजेशन ज़रूर दीजिए इसे कैसे मैं और अच्छा बना सकता हूँ। और इसको अधिक से अधिक ये पूरा वीडियो शेयर कीजिए, और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा आपके सुझावों के साथ, तो फिर आपको ये वीडियो मेरा नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।